मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों हम लोगों का क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी, तब हमने ये जाना था कि जितने भी जीव हैं इस संसार में उनको 5 जगतों में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपका किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको मैंने ये बताया था कि किंगडम मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं, जिनमें आपको मैंने ये बता दिया था कि बैक्टीरियाज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का मतलब आद्य बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो जब पृथ्वी पर जीवन की संरचना हुई, जब जीवन की रचना हुई, जब पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन आया, तो उस समय में सबसे पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, मतलब जितने पुराने समय के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जब पृथ्वी पर बहुत विपरीत परिस्थितियां रही होंगी और जीवन नहीं रहा होगा, तो सबसे शुरुआत में ही जीवन के रूप में ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज ही आए थे पृथ्वी पर, जिन्हें हम आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने ये बताया कि ये सबसे पहले आए होंगे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों की, यानी हार्श जब परिस्थितियां हो जाएं, जब बहुत कठिन परिस्थितियां हो जाएं, तब भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो उन कठिन परिस्थितियों में भी मृत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि उन पर कुछ इस प्रकार की सेल वॉल होती है, कुछ इस प्रकार की सेल वॉल होती है बच्चों कि वो इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि बाहर की किसी भी परिस्थिति का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरियाज आर यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक, यानी हर जगह पाए जाने वाले, जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में आप उन्हें सर्वव्यापी कह सकते हैं, यानी हर प्रकार की परिस्थितियों में वो आपको मिल रहे हैं। आद्य बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 3 प्रकार के, आपके सिलेबस में 3 प्रकार के आद्य बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और आपका मिथेनोजेंस। फिर हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने काफी कुछ कल की क्लास में जान लिया था। अब आज की क्लास में हम लोगों को बच्चों बैक्टीरिया किस प्रकार से जनन करते हैं और बैक्टीरिया की संरचना के बारे में, और बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स में पाए जाते हैं, उनके शेप्स के बारे में चर्चा करना है, उनके रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में चर्चा करना है, और उसके बाद क्यों वो सर्वव्यापी हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो डेड क्यों नहीं होते या मृत क्यों नहीं होते हैं, तो ये जानना है उनके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, कौन सी ऐसी पावर है जो उनको मारा ही नहीं जा सकता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास 11th में रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को जानना है। ये आपका कौन सा चल रहा है? किंगडम मोनेरा। हम लोग को किंगडम मोनेरा के बारे में जानना है। किंगडम मोनेरा, इनके बारे में हम जान रहे हैं। अब किंगडम मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज को रखा गया। बैक्टीरियाज 2 तरीके के होते हैं, एक आपका होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे आपके होते हैं यू बैक्टीरिया। अब उनमें बच्चों जनन किस प्रकार से होता है, बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन ये किस प्रकार से होता है, ये आपको देखना है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी उसमें बच्चों वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है, या बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर। तो जब वो यूनिसेल्युलर होते हैं तो उनके अंदर लैंगिक जनन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। लेकिन आप सभी को पता है उनके अंदर लैंगिक जनन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी बहुत तेजी से, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है उनके अंदर और वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो कोई तो तरीका अपनाते होंगे वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी कि वो क्या करते हैं, अपनी संख्या को फिशन के तरीके से
बढ़ा सकते हैं। यानी वो क्या करते हैं, अपना जो उनका शरीर होता है वो टूट जाता है कई भागों में, और हर भाग में वो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिससे वो नया जीव बना लेते हैं, और वो बहुत तेज, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब उनको कैसी परिस्थिति आती है बच्चों, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी जब उनकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि वो स्पोर्स का निर्माण कर लेते हैं तब। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तब वो स्पोरेंजिया क्या होता है, प्रस्फुटित हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और वो स्पोर्स बाहर छोड़ देता है, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। वो एक और तरीके से होता है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी उनमें एक प्रकार का लैंगिक जनन भी होता है, और उसे हम कहते हैं डीएनए ट्रांसफर। यानी वो क्या करते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में अपने डीएनए का ट्रांसफर कर देते हैं, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो क्या करते हैं, डीएनए का ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या मिलता है बच्चों, उनके अंदर अनुवांशिक, इसे हम हिंदी में कहते हैं, उनके अंदर मिलता है अनुवांशिक पुनर्योजन। ये एक प्रकार का आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया, इसको आप मान सकते हैं। अब ये साइज में कैसे होते हैं, है ना, इनकी साइज जो होती है बच्चों, उसको कहते हैं माइक्रोन, मतलब बहुत छोटे होते हैं ना, ये माइक्रोन कहलाता है। इनका साइज बहुत छोटा, बहुत टाइनी होते हैं। कैसे होते हैं, टाइनी इन साइज, बहुत ज्यादा छोटे, सूक्ष्म जिसे कहते हैं, टाइनी इन साइज। कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और अब इनके हमें आकार के बारे में पढ़ना है। इनके पढ़ना है बच्चों हमें आकार के बारे में। अब हम बच्चों इनके आकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप सभी को मैंने बता दिया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इनके शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। मोस्ट प्रोकैरियोट्स हैव वन ऑफ थ्री बेसिक शेप्स, यानी कि उनके 3 बेसिक शेप्स पाए जाते हैं। पहला है आपका बैसिलस, यानी कि रॉड शेप्ड, वो कुछ कैसे होंगे आपका, रॉड शेप्ड, यानी कि छड़ाकार पाए जाते होंगे। फिर दूसरा है आपका कोकस, यानी कि स्फेरिकल, जिसे आप गोलाकार कह सकते हैं, है ना, या वलयाकार कह सकते हैं। और स्पाइरलम, जिन्हें आप हेलिकल शेप्ड कह सकते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, आपकी कशाभिका होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और चौथे प्रकार का एक और शेप होता है जिसे हम विब्रियो कहते हैं, यानी कि कॉमा शेप्ड पाए जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं बैसिलस, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इनका साइज क्या होता है। मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये साइज होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा टाइनी होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइनी होता है ना। तो ये आपका 0.5 मिली माइक्रोन, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना ज्यादा छोटा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, है ना। ये आपका बैक्टीरिया की साइज को डिनोट करता है। अब इसमें आपका कोकस, ये जीवाणु कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके गोलाकार। ये कैसे होते हैं आपके, ये आपके होते हैं गोलाकार। ठीक, अब ये जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, यानी कि स्फेरिकल होते हैं बच्चों, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक आपके होते हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब वो अकेले मिलते हैं, केवल
एक यूं गोला होगा, तो ये आपका हो गया माइक्रोकोकस। ठीक, अब इसी में आपका अगर जब जब कोई कोकस जीवाणु है वो अकेले में मिलते हैं, तभी इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोकोकस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस इसका एक एग्जाम्पल है। फिर ये आपके अगर दो जुड़े हुए हों आपस में इस तरह से, तब ये आपके कहलाएंगे डिप्लोकोकस। तब ये आपके कहलाएंगे डिप्लोकोकस। मतलब नाम से ही आप समझ सकते हैं, माइक्रोकोकस मतलब एक होगा, डिप्लोकोकस मतलब दो होगा। अगर इस तरह से चार आपस में जुड़े हुए हों, मतलब चार ऐसे ग्रुप में हो, तो ये कहलाते हैं आपके टेट्राड। ठीक, उसके बाद अगर बहुत सारे हों एक साथ, बहुत एक जब जीवाणु कोकस जो है वो एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं, तभी इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, तब ये आपके कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तब ये आपके, यानी मान लीजिए बहुत सारे हैं ऐसे श्रृंखला, बहुत सारी सीरीज लंबी सी बनी हुई है, तब ये आपके कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस है ना। तो यानी कि कोकस भी चार तरीके के होते हैं, एक सिंगल होगा, एक डबल मतलब दो जुड़े होंगे आपस में, चार जुड़े होंगे आपस में, या बहुत सारे जुड़े होंगे और वो एक सीरीज में होंगे। तो यानी कि चार प्रकार के। और एक प्रकार का जो बिल्कुल अनियमित सा समूह बनाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेफाइलोकोकस। यानी कोकस भी आपको पांच प्रकार का समझ में आ गया। पांचवा होता है आपका स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कोकस। इसमें ये अनियमित प्रकार से बहुत सारे, संख्या में बहुत सारे एक साथ जुड़े होंगे, अनियमित समूह बनाते होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। जब कोकस जीवाणु अनियमित समूह बनाते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। जैसे आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, AUREUS यानी कि ऑरियस। फिर हम बात करते हैं बच्चों रॉड शेप्ड, यानी कि अब ये है आपके कोकाई, सभी गोलाकार है ना। ये सभी जीवाणु जो है वो आपके होते हैं गोलाकार। अब अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं, कहीं अकेला है, कहीं दो हैं, कहीं चार हैं, कहीं पूरा सीरीज है, और कहीं एक ग्रुप ऑफ अनसर्टेन, बहुत सारे संख्या में, उनकी गिनती भी नहीं है कि वो कितने हैं, अनियमित प्रकार से ग्रुप बना होता है, स्टेफाइलोकोकस कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं बैसिलाई की, यानी बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि आप ये वाला देख पा रहे हैं चित्र, बैसिलाई। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका बुक में भी ये वाला चित्र दिया हुआ है कि बैसिलाई में आगे की तरफ क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये अपने स्पोर को मतलब प्रस्फुटित हो जाते हैं और उसी प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बैसिलस जो है ये आपके छड़ाकार होते हैं या डंडे के आकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से कुछ छड़ाकार आकृति बना रहे हैं ना, तो ये कैसे होते हैं आपके छड़ाकार या डंडे के आकार के, डंडे के आकार के होते हैं। ठीक, अब बैसिलस भी बच्चों कई प्रकार के, जैसे आपका कोकस कई प्रकार के, उसी प्रकार से आपका बैसिलस भी दो तीन चार प्रकार के होते हैं। तो बैसिलस आपका हो गया, एक तो आपका डिप्लोबैसिलस हो गया, यानी दो एक साथ होंगे, और उसके बाद आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया जो आपकी श्रृंखला में होंगे। बैसिलस में भी आपका दो प्रकार का हो जाएगा। ए है आपका डिप्लोबैसिलस, और दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, ये थोड़ा ब्रीफ में चले जाती हूँ। और उसके अलावा जो आपको ये जानना है कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज के बेसिक शेप्स जो हैं वो कोकाई होते हैं, बैसिलाई होते हैं, स्पाइरेलम होते हैं और विब्रियो होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों एक आता है स्पाइरेला, यानी कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, वो सर्पित कुंडलाकार होते हैं। कैसे होते हैं आपके, स्पाइरेला का मतलब सर्पिल
स्पाइरल शेप है ना, सर्पिल कुंडलाकार, कुंडलाकार। आप सभी देख रहे हैं ये किस तरीके, कुछ कुछ इस तरीके की संरचना होती है उनकी, है ना। तो ये कैसे होते हैं, ये जीवाणु सर्पल या हेलिकल आकार के होते हैं और इनका आकार कोकस और बैसिलस से बड़ा होता है। और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपके फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेलम, फ्लैजेलम क्यों, क्योंकि संख्या में अगर एक से ज्यादा है तो वो फ्लैजेलम कहलाएगा, और अगर एक फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिला कहलाता है। तो फ्लैजिलम क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल है एक आपका स्पाइरेलम माइनस, इसका एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चों फिर हम बात करते हैं विब्रियो, विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरिया की। तो विब्रियो ये जीवाणु सूक्ष्म मुड़ी हुई इस तरह की आकृति के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो का मतलब आपका कॉमा आकार के। ये कैसे होते हैं आपके, कॉमा आकार। आप सभी को पता है कि कॉमा कैसे बनाया जाता है। अगर हम लोग दो वाक्य लिख रहे हैं, दोनों वाक्यों के बीच में हम कुछ इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है कॉमा। तो कुछ ऐसे मुड़े हुए इस तरीके की आकृति जिन बैक्टीरियाज की होती है वो आपका विब्रियो की कैटेगरी में रखे गए, और इनका आकार कॉमा के समान होता है और इनके सिर पर भी फ्लैजिला मिल सकते हैं, जैसे आपका विब्रियो कॉलेरी, जिससे क्या होता है, कॉलेरा यानी हैजा नामक रोग होता है, जो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था। तो प्रोकैरियोटिक की शेप्स के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। 4 प्रकार के पाए जा रहे हैं, कोकाई यानी कि गोल, बैसिलाई यानी डंडे के आकार के जिन्हें हम छड़ाकार कह सकते हैं, स्पाइरेला, स्पाइरेलम यानी सर्पिल कुंडलाकार, और विब्रियो यानी कि कॉमा आकार के। साइज में सब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। साइज में कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसमें कोकाई जो है वो आपका देखिए, जब कोकस कहेंगे तो वो आपका वो आपका हो गया काई है, तब वो आपका बच्चों बहुवचन होता है। कोकस एक वचन है और बहुवचन इसका कोकाई है। फिर आपका बैसिलस है, और जब बहुवचन की बात करेंगे तब वो बैसिलाई कहलाएगा। तो ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, जैसे ये आपका कोकस है, कोकस, तो ये आपका है एक वचन, यानी जब एक बैक्टीरिया की बात आएगी तब ये कोकस कहलाएगा। और जब भी इसकी बहुवचन की बात आएगी, कोकाई, तब ये आपका हो जाएगा बहुवचन, यानी कि वहां पर एक से ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, 2 या 2 से अधिक, है ना, तब वो क्या कहलाएगा आपका बहुवचन। इसी प्रकार से जब हम छड़ाकार बैसिलस, गोलाकार कोकस की बात करेंगे, फिर हम छड़ाकार बैसिलस कहते हैं। तो छड़ाकार बैसिलस है, बैसिलस एक वचन, बैसिलस ये है आपका एक। और जब इसमें हम बात करेंगे बैसिलाई, जब इसी को हम बैसिलाई बोलेंगे तब ये आपका हो गया बच्चों, में हम बोलेंगे कि बैसिलाई, तब ये आपका हो गया बहुवचन, यानी वही बैक्टीरिया संख्या में 2 या 2 से अधिक, तब वो आपका हो गया बहुवचन। बहुवचन, ठीक। उसके बाद फिर बच्चों जब हम कॉमा आकार के विब्रियम की बात करेंगे, ठीक, कॉमा शेप की बात करेंगे, कॉमा आकार, तो जब हम एक वचन यानी एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तब वो कहलाएगा बच्चों विब्रियम। ये है आपका एक संख्या में, जब वो अकेले पाया जा रहा है एक, ठीक। और जब वो 2 या 2 से ज्यादा पाया जा रहा है तब वो कहलाएगा आपका
विब्रिया, विब्रिया, ये हो गया आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी संख्या में दो या दो से अधिक, संख्या में अधिक, संख्या में अधिक। ठीक, उसके बाद बच्चों फिर हम बात करेंगे स्पाइरेलम। देखिए 3 प्रकार का हो गया और आपका एक वचन है स्पाइरेलम, एक वचन आपका है स्पाइरिलम, ये है आपका एक वचन यानी कि संख्या में एक, और इसी में आपका है स्पाइरिला, स्पाइरिला यानी कि संख्या में दो या दो से अधिक, स्पाइरिला, इसे हम बोलेंगे इस स्पाइरिला, इसमें ये दो या दो से अधिक, संख्या में अधिक, संख्या में अधिक। तो आपको इतना समझ में आ गया कि संख्याओं के आधार पे इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे बैसिलस होगा तब वो एक वचन, कहीं बैसिलाई बोला गया तो मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, विब्रियम मतलब सिंगल बैक्टीरिया, विब्रिया मीन्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कोकस मीन्स सिंगल गोलाकार बैक्टीरिया, कोकाई मीन्स मल्टीपल बैक्टीरियाज ग्रुप में। ठीक है, फिर स्पाइरिलम का मतलब कोई एक बैक्टीरिया जो सिंगल होगा, और स्पाइरिला का मतलब संख्या में अधिक यानी कि बहुत सारे स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया जो होंगे तब उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, स्पाइरिला कहेंगे। तो इस प्रकार से आकारों के आधार पे बैक्टीरियाज को 4 भागों में बांट दिया गया बच्चों। अब इनके बारे में आपने पढ़ लिया, फिर हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, पोषण के आधार पे, भोजन के आधार पे वो कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया का आकार क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और वो सवाल कि बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, मरते क्यों नहीं, कभी बैक्टीरिया मरते क्यों नहीं है। ये अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया यूनिवर्सल क्यों है ना, बैक्टीरिया इतने ज्यादा हर कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह रहे हैं, तो रीजन क्या है। उनके अंदर का जो डीएनए होता है बच्चों, यानी कि जो आपका उनका अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो किसके साथ कंबाइंड होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड होते हैं। वो किसके साथ कंबाइंड होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। वो एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं और उनको हम एक क्रोमोसोम कह सकते हैं। बिसाइड्स न्यूक्लियर डीएनए, इन सम बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और वो प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक, इन प्रोकैरियोट्स मैंने बता दिया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप का पाया जाता है, और 3 तरीके के प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं। एफ फैक्टर का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आर फैक्टर और रेजिस्टेंस फैक्टर मतलब वो उनके अंदर रेजिस्टेंस की पावर दे देता है, किससे, ड्रग्स के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस की पावर देता है ड्रग्स के अगेंस्ट, यानी दवाइयों के विरोध में उनको रेजिस्टेंस की पावर दे देता है। और फिर एक और होता है जिससे कोलिजेंस विच किल अदर बैक्टीरिया, जो दूसरे बैक्टीरिया को भी मार सकता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोट का मतलब आपका ये हो गया, प्रोकैरियोट का मतलब हो गया प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक शब्द है इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो कोशिका भित्ति नहीं, केंद्रक कला, मेम्ब्रेन,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि केंद्रक कला कैसी होगी आपकी, अनुपस्थित होगी। केंद्रक कला कैसी होगी, अनुपस्थित, प्रेजेंट नहीं होगी। अब जब केंद्रक कला प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर का जो क्रोमैटिन मटेरियल है यानी कि जो उसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों, जब उसको बांधने के लिए कोई वॉल ही नहीं है, जब न्यूक्लियस को बांधने के लिए कोई वॉल ही नहीं है, लेकिन ये रीजेनरेट कर रहे हैं, तो मतलब इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ तो अवश्य ही होगा। तो वो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैल के घुल जाता है, मतलब उसके अंदर केंद्रक कला अनुपस्थित है। इसीलिए ये क्या है बच्चों, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में आ गए, जिनके अंदर विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। लेकिन विकसित केंद्रक ना पाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता लेकिन आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और वो साइटोप्लाज्म में ही फैला हुआ होता है। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, वो जीव द्रव्य में ही, आपका जो कोशिका द्रव्य होता है उसी में आपका घुले हुए रहते हैं, मतलब उसी में बिखरे हुए रहते हैं, है ना, वो आपके साइटोप्लाज्म में ही बिखरे हुए रहते हैं। तो इतना सभी बच्चों ने जान लिया। उसके बाद बच्चों आपको जानना है स्लाइम लेयर। इसके कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में स्लाइम लेयर मिलती है, और यही परत जो है वो आपकी पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। इनके अंदर क्या मिलती है, स्लाइम लेयर मिलती है इनकी कोशिका भित्ति के बाहर। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के बारे में। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति के बाहर कैसी मिलती है आपकी, एक स्लाइम लेयर मिलती है आवरण के रूप में, और वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ साथ क्या होता है बच्चों, पॉलीपेप्टाइड भी होता है इनके अंदर। वो जो खोल होता है इनका वो पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का होता है। खोल जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड के साथ साथ वो पॉलीपेप्टाइड इसका मिलकर के बना होता है। तो जब ये दोनों से मिलकर के बना होता है तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब बच्चों ऐसे ही साधारण भाषा में समझिए कि कोई भी ऐसा जंतु जिसने कैप्सूल के अंदर अपने आप को बंद करके रखा है, और वो कैप्सूल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या करता है, मरने नहीं देता अंदर के जीव को। और इस परत को, ये जो दोनों परतों से मिलकर के कैप्सूल की परत को क्या कहते हैं, कैप्सूल की परत को बच्चों, इसको हम कहते हैं, देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। स्लाइम परत कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड के कारण कैप्सूल मोटी होती है, कठोर होती है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड मौजूद होता है वो WBC जीवाणु कोशिकाओं से भी क्या कर लेता है, बैक्टीरिया की रक्षा कर लेता है। तो इसीलिए WBCs भी सेल्स को जो खाती रहती हैं वो बैक्टीरिया को नहीं खा पाती हैं। उनके अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत प्रबल और दृढ़ होती है। ठीक है, अब हमें आप आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी आपको पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो 20 to 25 नैनोमीटर तक मोटी होती है। ठीक है, उसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, पॉलीसैकेराइड और लिपोपॉलीसैकेराइड भी मिल सकता है। ठीक है, उसकी भित्ति जो होती है वो म्यूरिन की होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक, कोशिका द्रव्य है बच्चों, उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, DNA RNA पाया जाता है, विटामिन, खनिज तत्व ये सब मिल सकते हैं।
प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में एक कला से घिरे क्रोमैटोफोर्स मिलते हैं, है ना, लेकिन ये यूकैरियोट्स के समान ग्रेनम और क्लोरोप्लास्ट नहीं बना सकते। ठीक, उसके बाद राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था कि 70S टाइप का होता है, इसमें राइबोसोम्स जो है वो 70S टाइप का पाया जाता है। राइबोसोम्स 70S टाइप का पाया जाता है किसमें, आपका बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणुओं में। ठीक, उसके बाद फिर हम वही न्यूक्लियाइड की बात करी थी हमने कि इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला नहीं होती है, तो इनके अंदर कैसी होती है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, इनके अंदर पाया जाता है आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, यानी कि वही आपका न्यूक्लियस जो है वो विकसित नहीं होता है। ठीक, उसमें सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है। ठीक है, अब उसमें फिर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जब वो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब वो क्या करते हैं, अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं, और उस तरह से बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस टाइप का, मान लीजिए कि कुछ इस टाइप की संरचना है बैक्टीरिया की, मान लीजिए कुछ इस तरीके की संरचना है, डबल लेयर है, बहुत ज्यादा मजबूत है, कैप्सूल के अंदर बंद है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 परतें आपकी पाई जा रही हैं, मान लीजिए 3 परतें पाई जा रही है। जो ये बाहर वाली परत है बच्चों, ये आपकी कहलाती है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। कैप्सूल, या इसी को हम कहते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक, उसके बाद उसके बीच में पाई जाती है, यहाँ पे ये है आपकी सेल वॉल, और ये तीसरे वाला आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अंदर आपका भरा हुआ होता है क्या, कोशिका द्रव्य। ये जो अंदर पाया जा रहा है ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक, उसके बाद इसके अंदर इस तरह से कुंडलित आकार में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कुंडलित, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि, और एक दूसरे तरीके के भी पाए जाते हैं, है ना। ये आपके हो गए, ये आपका क्रोमोसोमल न्यूक्लियोइड रीजन हो गया, क्रोमोसोमल न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक, और उसमें कुछ इस तरीके की कशेरुकियां भी पाई जाती हैं, इस तरीके की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं बच्चों, इसमें इस तरीके के कुछ छोटे छोटे फूड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, ऐसे, इन्हें हम क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैजेलम पाया जाता है ना, यहाँ पे फ्लैजेलम टाइप की संरचना होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम। कुछ इस तरीके से संरचना होती है बच्चों, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। अब इसमें आप इसको और सुंदर सा, अपने जब एग्जाम में मान लीजिए पूछा जाता है तो बहुत सुंदर तरीके से आप इसको बना सकते हैं, है ना। इसको आप कहते हैं जीवाणु की संरचना। इस प्रकार के कुछ जीवाणु की संरचना होती है जिसमें न्यूक्लियस आपका नहीं पाया जाएगा। बेसिक आपको क्या समझना है कि इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। एक कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, इसीलिए ये सुरक्षित रहते हैं। उनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है,
और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, ठीक है। उसके अंदर फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि बैक्टीरिया क्यों नहीं खत्म होते हैं जल्दी। बैक्टीरिया क्यों नहीं खत्म होते हैं? कारण क्योंकि वो क्या होते हैं बच्चों, जब वो किसी चीज से घुलते नहीं है, वो उसका आवरण बहुत कठोर होता है, तो वो क्या होते हैं, आपके खत्म नहीं हो पाते हैं। यानी कि वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं। मतलब उन पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर आपका किसी भी प्रकार के मतलब कितनी भी ठंड हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना भी उच्च तापमान हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसा भी परिस्थिति हो। कुल कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की संरचना के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है बच्चों माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यानी कि ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन के बिना ही जीवित रह सकते हैं। और मैनी आर पाइथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये इसमें पौधों और जंतुओं में क्या होते हैं, ये पौधे और जंतुओं में बच्चों पाइथोजेनिक होते हैं, यानी रोगजनक का काम करते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में देखिए रिप्रोडक्शन में इनका रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से कर रहे हैं, फिशन द्वारा ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये कोशिका विभाजन कर लेते हैं अपना, उसके बाद स्पोर्स का भी निर्माण कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया था। और उनके अंदर डीएनए का इंटरचेंज भी हो जाता है। फिर माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा जो हैं वो प्राणियों और पादपों के लिए कैसे होते हैं बच्चों, रोगजनक होते हैं, रोगजनक होते हैं। तो ये आपका मोनेरा किंगडम खत्म हो गया है। अब इसको आप चाहें तो एक पेज पे लिख सकते हैं। आपने ऐसे लिखा मोनेरा, उसके नीचे आप लिखिए यूनिसेल्युलर, उसके बाद उसके नीचे आप नॉन न्यूक्लियस लिख दीजिए, प्रोकैरियोटिक लिख दीजिए, है ना। मतलब आप उसको एक ही पेज पे इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिख सकते हैं और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आप इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा के बारे में जाना। उनमें जो बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो एक पेज में मैं आपको कल बता दूंगी कि अगर किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लर्न करना है तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। आज हमने जान लिया माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका पाई जाती है जो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसमें अधिकतर अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। क्यों नहीं खत्म होते कभी, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति यानी कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, आवरण बहुत कठोर होता है। तो आज किंगडम मोनेरा क्लासिफिकेशन में आपका खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम किंगडम मोनेरा का वन फ्लो चार्ट के अलावा फिर किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।